मैं अनुरोध करूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री धामी जी से कि आशीर्वचन स्वरूप हमें प्रदान करने की कृपा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का इस महोत्सव में आगमन के लिए और इस मुख्य अतिथि के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव के आज समापन अवसर पर हमारे बीच में अभी हम जिनको सुन रहे थे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और जो माँ गंगा के पावन तट पर उनका सेवा आश्रम है, लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। ऐसे पूज्य संत हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज और जिनकी वाणी में सरस्वती का आभास है, हमारे पूरे प्रदेश और देश में लोकप्रिय है। ऐसी हमारी दीदी प्रयागराज की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे उत्तराखंड के किच्छा क्षेत्र से बहुत जुझारू और लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे इस उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय नेता आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, हमारे महापरिषद के अध्यक्ष जिनके विशेष आग्रह पर आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो सका हूँ, आदरणीय हरिश्चंद्र पंत जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, उपाध्यक्ष श्री मंगल सिंह रावत जी, के.एस. चुफाल जी, हमारे युवा अध्यक्ष और बड़े जुझारू युवा नेता भाई चेतन बिष्ट, मुख्य संयोजक मेले के बी.एस. घरब्याल जी, सह संयोजक युवान सिंह अधिकारी जी, हेम सिंह जी, इस कार्यक्रम में मेरे साथ आए हुए भाई राम कुमार जी, संपादक दस्तक टाइम्स, हमारे नरेंद्र देवड़ी जी, हमारे किसान नेता दिनेश दुबे जी, संदीप शाही जी, उमेश सनवाल जी, गणेश जोशी जी, श्रीमती सीता नेगी जी, महिला मंडल अध्यक्ष भाजपा, भाई दीप कोश्यारी, श्री प्रमोद राजन जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तारा भाई, सभी उपस्थित। अब मैं किस किस का नाम लूँ, काफ़ी लोगों को व्यक्तिगत रूप से मैं भली भांति जानता हूँ, तो इसके लिए मैं एक उक्ति हमने निकाली है कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के सभी हमारे महानुभाव, सभी कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज उत्तराखंड महोत्सव के इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और स्वर्गीय मोहनदा को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनसे मेरा बहुत गहरा नाता था। और आज मैं उसके पुत्र को देख रहा था जो मेरे सामने बैठे हैं कि निश्चित रूप से इनके पुत्र आज जिस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और अपने पिताश्री के कदमों पर चलते हुए मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूं कि उनके पिताजी के द्वारा जो काम शुरू किए गए थे, जिस सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया था, इस लखनऊ में उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन सभी को ये काम को आगे बढ़ाएंगे और अपने पिताजी से भी आगे निकलेंगे, क्योंकि अच्छा पुत्र वही होता है जिसके नाम से एक दिन पिता जाना जाए।
और मैं इससे अपेक्षा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में, आज जैसे मोहनदा के नाम से लोग इनको जान रहे हैं, आने वाले समय में इनके नाम से उनको याद किया जाए। बड़ा सुखद संयोग है कि मैं कभी इस लखनऊ की भूमि में एक विद्यार्थी के रूप में 15-16 साल की आयु में आया था और यहाँ से बहुत सारी खट्टी मीठी छोटी बड़ी बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और मैं सच बताऊं तो जब पहली बार मैं लखनऊ आया था तो हम 4 साथी यहाँ लखनऊ आए थे। दीदी यहाँ रेलवे स्टेशन में 4 बार और हम लोग CPMT की कोचिंग करने के लिए आए और उसमें से 2 लोग वहाँ रेलवे स्टेशन पर रहते थे, वो सामान देखते थे और 2 लोग हम लोग यहाँ कमरा खोजते थे। 3 दिन बाद कमरा मिला, तब जाकर हम लोगों ने अपनी कोचिंग शुरू की थी यहाँ से, न्यू स्टैंडर्ड कोचिंग। यहाँ हजरतगंज में होती थी, लीला सिनेमा के पास। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में ट्राई करते रहे, यहाँ पर प्रवेश मिल गया तो करते करते मैं विद्यार्थी परिषद और संघ के संपर्क में आ गया। उसके बाद से यात्रा शुरू हुई और पता ही नहीं लगा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक दिन भी कभी सोचा ही नहीं कि किस लाइन में आगे जा रहा है और इस पार्टी में जिस विचार में बड़े हुए, उस पार्टी और उस विचार का सिद्धांत था कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय, यानी संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। यानी कि सबसे पहले अगर हमने कुछ सीखा तो जिसमें सबसे पहले राष्ट्र का किसमें भला होगा, देश का किसमें भला होगा, वो काम करना है। ये हमारी पार्टी ने और हमारे जो विचार को जिन्होंने हमको आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने हमको दिया। दूसरे नंबर पर पार्टी का हित और व्यक्ति का हित अंतिम, 3 में से अंतिम स्थान पर किसी का हित आता है तो व्यक्ति का हित आता है। तो उसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए लगातार जो भी काम मिला उस काम को करते गए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का और आप सबकी शुभकामनाओं के लिए, आप सबके आशीर्वाद के लिए आप सबका आभारी हूँ कि एक सैनिक के बेटे को, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए ऐसे नौजवान को उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड का एक काम दिया है कि मुख्य उत्तराखंड के लोगों की सेवा करें। पिछले 4 महीने में लगातार हम लोगों ने, हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारी सरकार ने मिलकर 400 से भी अधिक फैसले किए। हर कैबिनेट में हम 50 से अधिक फैसले लेते हैं। जो भी हमारी कैबिनेट की बैठक होती है, हमारे एजेंडे में 50 बिंदु होते हैं और सारे बिंदुओं पर उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं देख रहा था आपकी इस स्क्रीन पर चल रहा था कि हमने, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष के बाद उनकी, हमारे शहीदों की शहादत के कारण से ये राज्य बना। 1 सितंबर 1994 को खटीमा के अंदर गोलीकांड हुआ, 2 सितंबर को मसूरी में हुआ, 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ, श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू कांड हुआ। ऐसे कांड जिन्होंने उत्तराखंड को जनने का काम किया, उसमें हमारे आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और लंबे समय से हमारे आंदोलनकारी भाई ये चाहते थे कि उनके जो आश्रित हैं, उनके पति या पत्नी में से जो उनकी पेंशन लगी हुई है वो पेंशन मिलनी चाहिए। हमारी सरकार ने 1 मिनट की भी देरी की हुए 1 सितंबर 2021 को मैंने खटीमा में घोषणा की कि उनके आश्रितों को ये पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी और उसका हमने शासनादेश जारी कर दिया। साथ ही साथ
बहुत सारे आंदोलनकारी भाई चाहते थे कि उनका चिन्हीकरण, उसकी अवधि बढ़ाई जाए। उसकी भी मैंने घोषणा करी थी, उसका भी शासनादेश 31 दिसंबर 2021 तक निकाल दिया कि अब चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी। इसी के साथ साथ उनकी जो पेंशन मिलती थी 3100 पेंशन को हमने 4500 किया है, और जिनको 5100 रुपये पेंशन मिलती थी उसको 6000 रुपये किया है। हमारे सरकारी कर्मचारियों का मामला हो, चाहे उपनल कर्मचारियों का मामला हो, आंगनबाड़ी बहनों का मामला हो, चाहे हमारे आशा बहनों का मामला हो, सभी के मामले में हमने बीच का रास्ता निकाला है। सभी का हमने मानदेय बढ़ाया है, सब लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है। हमने ग्राम प्रधानों से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 207 जांचें उत्तराखंड के अंदर मुफ्त में करने का निर्णय लिया है। जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता में से कोई एक घर का कमाने वाला सदस्य इस कोरोना महामारी में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना चलाई है, और 3000 रुपये उन बच्चों के भरण पोषण के लिए देने का हमने प्रावधान किया है। साथ में जब वो बच्चे 21 साल के हो जाएंगे तो उनके लिए हमने 5% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था करी है। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको घास लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। उसके कारण से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था, बहुत बार दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होता था, पैर फिसलने के कारण से तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं होती थी। ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों में, इन कठिन परिस्थितियों में उनको अब ये जंगल में घास लेने के लिए न जाना पड़े। उसके लिए हमने अभी हमारे देश के गृह मंत्री जी आए थे, उस दिन हमने ये योजना लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। इस योजना के तहत 75% सब्सिडी के साथ 2 रुपयों में अच्छा चारा जो हम अच्छी फैक्ट्री से बनवा रहे हैं, वो हमने प्रत्येक गांव तक ले जाने की हमने व्यवस्था की है। इसी के साथ साथ ऐसी बहनें जो बच्चा पैदा होने के बाद जिनके परिवार में उनके भरण के लिए, पोषण के लिए, बच्चे को किस प्रकार का सामान चाहिए, उसकी माँ को कैसा सामान चाहिए, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। उसके माध्यम से उनको ऐसा किट प्रदान कर रहे हैं जिसमें सारे सामान उस किट में उपलब्ध है। ऐसे 50,000 बहनों को हमने इस साल में किट देने का प्रावधान किया है। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड कि अब प्रत्येक गांव में हमारे जो नौजवान हैं, जो भर्ती होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना शारीरिक प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो उनको अब जिम में जाकर कोई प्रशिक्षण के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनको अब अपने गांव में ही एक ओपन जिम मिलेगी। उत्तराखंड के प्रत्येक ग्राम सभा में जिम मिलेगा। और ये केवल शासनादेश नहीं, केवल हमने घोषणा नहीं करी है। जैसे पहले एक मुख्यमंत्री और थे 2017 से पहले, इस पार्टी के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये मंच नहीं है। वो घोषणाएं बहुत करते थे लेकिन शासनादेश नहीं निकलता था। हमने जितनी घोषणाएं करी है, जितने मैंने अभी यहाँ से बोले, मैं बोलूँगा तो अभी कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं कुछ लिख के भी नहीं लाया क्योंकि मैंने की है। हमने जो भी घोषणाएं करी हैं सबके शासनादेश निकले हैं। जिनके भी शासनादेश निकल गए हैं, ये धरातल पर ये योजना लागू हो गई है। हमने कहा कि हम नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे और पहली कैबिनेट की बैठक हुई, हमने 24,000 जो पद खाली हैं, उन 24 के 24,000 पदों पर हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। कोरोना महामारी में यात्रा सीजन नहीं चल पाया, पर्यटक नहीं आ पाए, लोगों का घर द्वार चले, उसके लिए हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया सबके लिए, जो हमारे ड्राइवर है, क्लीनर है, छोटे होटल वाले हैं, छोटा काम करने वाले हैं, सांस्कृतिक दल हैं, सबको डीबीटी के माध्यम से अगले 6 महीने तक पैसा देने का प्रावधान कर दिया है। उनके खातों में पैसा जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, रेवेन्यू विभाग के हो। हमारे यहाँ की जो बहनें जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन में अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, उन सभी के लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। 6 महीने का उनके सभी समूहों का, जितने स्वयं सहायता समूह चलते हैं, सबका हमने ब्याज माफ किया है।
सरकार ने कहा, हम लोगों ने कहा कि इस समय सरकार के पास भी बहुत परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ऐसी बहनें जो अपने रोजगार के साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं, वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहें, इसके लिए हमने उनको 119 करोड़ रुपए का पैकेज देने का प्रावधान किया है। क्योंकि इस समय में बहुत सारा काम चल नहीं पाया है। रेवेन्यू विभाग के लोगों, पुलिस विभाग के लोगों, स्वास्थ्य विभाग के लोगों, सभी को हमने कुछ न कुछ देने का काम किया। सबको डीबीटी के माध्यम से उनके पैसे जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नौजवान है, युवा है, हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनको ये फार्म भरने के लिए, परीक्षा के फार्म भरने के लिए किसी दूसरे की तरफ न देखना पड़े, माँ बाप की तरफ भी न देखना पड़े। कोरोना महामारी के कारण से सब आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। उनके जितने भी आवेदन पत्र हैं, सारे आवेदन पत्रों को हमने 1 साल के लिए निःशुल्क कर दिया। एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज की परीक्षा, आईएएस, पीसीएस, लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, उन परीक्षाओं का प्री एग्जाम जो पास कर लेंगे, उनके माता पिता के पास आगे पढ़ाने के लिए अगर पैसा नहीं होगा तो उनके खर्चे के लिए, उनके आगे तैयारी के लिए हमने सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि 50,000 रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने किए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी केदारनाथ जी में आकर जो हमारे यहाँ पर भव्य जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है, उस समाधि का लोकार्पण किया है। सैकड़ों वर्षों में जो कभी किसी की सोच में नहीं आया कि भव्य केदारपुरी होनी चाहिए, दिव्य केदारपुरी होनी चाहिए, इसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान जाना चाहिए। पूरी दुनिया का वो सांस्कृतिक केंद्र है, आध्यात्मिक केंद्र है, भगवान भोलेनाथ की भूमि है कि इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए, इसका नया निर्माण होना चाहिए। ये सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच में आई। आज 400 करोड़ की 2 चरण का काम वहाँ पर चालू है। 1 चरण का पूरा हो गया, दूसरे चरण का चल रहा है, तीसरे चरण का काम अप्रैल माह से शुरू होगा। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का काम शुरू हो गया है, वहाँ का भी मास्टर प्लान बन गया है। 250 करोड़ रुपए की योजनाओं की वहाँ पर स्वीकृति हो गई है, पैसा भी आ गया है, जल्दी वहाँ पर काम चलेगा। सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में एम्स बहुत तेजी से काम कर रहा है, हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। हमने मांग करी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं क्षेत्र में कोई एम्स नहीं है, कोई बड़ा स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है, तो आप हमको वहाँ पर कोई ना कोई स्वास्थ्य का एक केंद्र दे दीजिए। मैं प्रधानमंत्री जी का आप सब उत्तराखंड वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में भी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। जमरानी बांध परियोजना जो लंबे समय से लंबित थी, जो तराई भावर की लाइफलाइन है, 55,000 एकड़ भूमि को, हेक्टेयर भूमि को सींचने का काम जिस योजना के माध्यम से होना है, उस योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। आप देखिए कि पहाड़ के अंदर रेल जाना एक सपने से भी बड़ा था। पहाड़ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आज भी जहाँ के बच्चे जिन्होंने टेलीविजन पर रेल देखी होगी, लेकिन अभी तक साक्षात रूप से उन्होंने रेल नहीं देखी होगी। मैंने ऐसे बच्चों को देखा, घेस देवाल के बच्चे आज से 2 साल पहले एक बार एक दल देहरादून में आया था। एक घेस एक गांव है चमोली जिले में, देवाल ब्लॉक, और वो भारत का अंतिम गांव है। उसके बारे में कहा जाता है कि जहां शुरू हुआ घेस वहीं खत्म हुआ देश। उस घेस गांव के बच्चे देहरादून में एक बिहार कार्यक्रम में उन बच्चों को तमाम जगह के इंस्टीट्यूशन दिखाने, उन बच्चों को लोगों से मिलवाने के लिए, नई नई दिखाने के लिए लाए हुए थे। तो मैं भी उन बच्चों से मिला देहरादून की विधानसभा में। तो मैंने पूछा कि इन बच्चों को क्या दिखाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा इन बच्चों को हम रेल दिखाने के लिए लाए हैं। यानी कि सपना पहाड़ के अंदर रेल जाएगी। और जो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहते हैं, मोदी है तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर रेल लाइन चालू हो गई है 2024 तक। अब आप सब लोग वहां जाएंगे तो कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर की यात्रा आप रेल से करेंगे। उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। बड़ी बड़ी टनलें बनाई जा रही है, 100-100 मीटर की टनल बन रही है।
बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, देश दुनिया की एक से एक हाई टेक्निक वाली नई तकनीक वाली मशीनों से पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं, उसके अंदर सुरंग बनाई जा रही है, टनल बनाई जा रही है, उसके बाद ट्रेन का रास्ता बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि टनकपुर से बागेश्वर 155 किलोमीटर की रेल लाइन, 155 किलोमीटर की रेल लाइन जिसकी मांग करते करते बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे हो गए संघर्ष करते करते, लेकिन उस योजना को स्वीकृति नहीं मिली। उस योजना को भी स्वीकृति देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके लिए हमारे को 30 करोड़ रुपए हमारे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है और मोदी जी ने केदारनाथ जी में कहा कि आने वाला जो दशक है, आप सब लखनऊ में रहते हैं लेकिन आपका जुड़ाव, आपकी जड़ें उत्तराखंड के, आपका मूल आपका गांव है जहां से आपके पूर्वजों ने शुरू किया। उस उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री जी की सोच है कि ये 20 से 30 का दशक, यानी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। जितने भी क्षेत्रों में, उन्होंने कहा जितने भी क्षेत्रों में आजादी के बाद से लेकर अब तक जो काम हुआ होगा, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन 10 सालों में उसका रिकॉर्ड टूटेगा। यानी कि 10 साल और 70 साल दोनों जो है ये 10 साल भारी पड़ने वाले हैं। और जब हम उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, जैसे हम आज 21वां स्थापना दिवस हमने मनाया, 9 नवंबर को आप सब लोगों ने उत्तराखंड महोत्सव भी यहाँ शुरू किया। उत्तराखंड स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को था। 21 साल पूरे हुए हैं। जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा। इसको बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन में किया जाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा मन था कि आप सबके साथ लंबे समय तक यहाँ पर बैठ पाऊँ और बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्यों न लगे, इतने शानदार कार्यक्रम, इतने शानदार आप सब लोग, जिनसे आज का नहीं बरसों बरसों का नाता रिश्ता है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का भी निर्वाह करना है, वहाँ भी जाना है, इसके बाद दूसरे कार्यक्रम में जाना है। और मैंने सोचा कि मैं लखनऊ आया हूँ 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए लखनऊ आया हूँ तो एक एक क्षण का और एक एक पल का यहाँ भी उपयोग करूँ। आज सवेरे सवेरे, आज उत्तराखंड के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 21 साल से जो परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था, आज सारे बिंदुओं पर, सारे पहलुओं पर हमारी बैठक होने के बाद सहमति बन गई है और जितने मामले हैं उन सब का निपटारा हो गया है। जो बचे हुए 15 दिन में ज्वाइंट सर्वे के आधार पर उन पर भी जो है फैसला हो जाएगा। आज ही उस पर निर्णय हो चुका है। इसके साथ साथ न्यायालय में जितने मामले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है या उत्तराखंड सरकार की तरफ से है, सब न्यायालय से हम विड्रॉ करेंगे, वापस लेकर आपसी सहमति के आधार पर उसको निपटाएंगे। ये आज के दिन का एक काम हुआ है। तो आज के अवसर पर मैं पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सहृदय होकर, और बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं, हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है। जैसे हमने क्या है, जितने हमारे सर्टिफिकेट हैं, अब मेरे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट होंगे, इंटर के सर्टिफिकेट होंगे, बीए के होंगे, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, LLB के होंगे, या मैंने डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है यही लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो सारे सर्टिफिकेटों में उत्तराखंड अभी नहीं लिखा गया है, उन सब में उत्तर प्रदेश लिखा नहीं। तो हमारा यहाँ से बड़ा गहरा नाता है। और हमने एक ही बात रखी उनके सामने कि हम अब अंकगणित के आधार पर नहीं जाते हैं कि कितना पैसा आपने देना है, कितना पैसा हमने लेना है, कितना आपने हमसे लेना है, कितना हमने आपको देना है। आप सहमति के आधार पर, जैसे छोटे भाई बड़े भाई में जो बंटवारा होता है, वो बंटवारा हमारा कर दीजिए। और उन्होंने फार्मूला मान लिया, मैं उनका आभारी हूँ और ये मामला हमारा निपट गया।
जो कई सालों से लंबित पड़ा हुआ था। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सबके इस कार्यक्रम में आया तो ये हमारी साथ में बैठक भी हो गई। आपने मुझे महापरिषद के लिए अनुदान के लिए कहा है, मैं इसकी अवस्थापना सुविधाओं के लिए 21 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। 21 लाख। एक बार जोरदार तालियां। और इस कार्यक्रम में जितने भी कलाकारों ने भाग लिया, उन सभी कलाकारों को प्रोत्साहन के रूप में कि अगले वर्ष ये महोत्सव हो तो वो और जोश के साथ और ऊर्जा के साथ और उमंग के साथ यहाँ आए। प्रत्येक को 2-2 हज़ार रुपये देने की भी मैं घोषणा करता हूँ। लखनऊ से रामनगर ट्रेन चलाने के लिए, चूंकि आप सबके बीच में से मांग है, मैं भारत सरकार के रेलवे मंत्री को अनुरोध करूंगा कि एक ट्रेन वहाँ से चलाई जाए। और इसके साथ साथ जो हमारा उत्तराखंड का गोमती नगर का उत्तराखंड भवन है, आप सब लोगों का उत्तराखंड के साथ ठीक से समन्वय बना रहा है, वहाँ पर भी हम कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि आने वाले समय में उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई भी काम आपका पड़ता है तो उत्तराखंड का काम आपका लखनऊ से ही हो जाए। और साथ में हमने अभी एक काम और किया है, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। ये हमने कल ही उत्तराखंड की जनता को और देश भर में रहने वाले उत्तराखंडी भाई बहनों को समर्पित किया है। ये ऐसा पोर्टल है जिसमें 9 विभागों से संबंधित जितने भी काम होने हैं, सर्टिफिकेट बनने हैं, वो आपके आप घर बैठे बन जाएंगे। 9 विभागों में 75 सेवाएं देने के लिए पोर्टल हमने कल समर्पित किया है। आईटी के इस युग में बहुत मेहनत करके हमने ये पोर्टल बनाया है। आप सब लोग उसको सर्च कर सकते हैं। उस पोर्टल का नाम है अपनी सरकार, अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल। उसके माध्यम से घर बैठे ही सारी सुविधाओं का समाधान होगा। कोई आप प्रगति जानना चाहते हैं, उस प्रगति के बारे में पता लग जाएगा। 1905 में आप कोई कंप्लेंट करेंगे, उसकी क्या प्रगति हुई है, किस विभाग को गया है, ऐसे कि सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर 75 विभागों में ये पोर्टल काम करेगा। ऐसे हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे भाव में है कि हम उत्तराखंड को आने वाले समय में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। एक क्षण और एक पल गंवाए बिना उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, छोटों का साथ चाहिए। और ये यात्रा केवल मेरी यात्रा नहीं है, मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर स्वामी यशोरानंद जी हमारे मंत्री हैं, इनकी यात्रा नहीं है। हमारी दीदी रीता बहुगुणा जोशी जी आई, ये भी उत्तराखंड से, पूरा समय उत्तराखंड में देने वाली, इनका नाता उत्तराखंड से जड़ों से। हमारे राजेश शुक्ला जी यहाँ आए हुए हैं, हमारे दयाशंकर भाई आए, पंत जी हैं। ये यात्रा हमारी यात्रा नहीं है जो लोग मंच पर बैठे हैं, ये हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। हम सब लोगों को मिलकर इस यात्रा को मंदिर तक पहुंचाना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, सभी आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां, खड़े होंगे जोरदार तालियां यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड। जय हिंद। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। जय उत्तराखंड। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।